चलिए हम लोग क्लाइमेट की बात करते हैं आज एनसीईआरटी में। तो जैसे कुछ सवाल जो पूछा गया इसमें, पहले उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। जैसे यूपीएससी में देखिए एक सवाल पूछा गया 2006 में कि भारत में शीतकालीन वर्षा पर टिप्पणी कीजिए। ये यूपीएससी का सवाल है। तो शीतकालीन वर्षा 2006 में पूछा गया, तो शीतकालीन वर्षा कब होता है, किससे होता है? हाँ, तो ठंड के मौसम में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से ही होता है ना। इस ठंडी में इतनी जहाँ पे आदमी गल जाए वहाँ पे कोई पानी वाष्प बन के ऊपर तो नहीं उड़ेगा कि संभावनीय वर्षा हो जाएगी। अब देखिए हम लोग अगर क्लाइमेट की जो सिलेबस की बात करें, इस सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो इस सिलेबस में देखिए आपको पहला क्या लिखा हुआ है पहला ही आपको लिखा हुआ है वायुमंडल। वायुमंडल हम लोग क्या पढ़ते हैं? संगठन और संरचना। हमने अब देखिए यहीं से देख लीजिए, इस संगठन और संरचना में सपोज कीजिए कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, चट्टान पे ही क्वेश्चन पूछ लिया, तो किसी भी चट्टान का कुछ ना कुछ तो संगठन होगा ना, और उसका कोई ना कोई संरचना होगा। अगर ज्योग्राफी के कुछ बेसिक शब्द को आप समझ गए ना, तो फिर आंसर लिखने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर सब्जेक्ट के कुछ बेसिक शब्द होते हैं, उनको अगर आप समझ गए, जो आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा, एडवांस बुक में नहीं मिलेगा। दिया होता है एडवांस बुक में, बट आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। क्यों कवर नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एक जगह नहीं होता है, वो कई पेजों में होता है। देखिए यहाँ पे संगठन संरचना, अब मौसम और जलवायु, ठीक है। तो वायुमंडल का जो संगठन और संरचना होगा, तो संगठन वायुमंडल का किस किस चीज से बनता है? विभिन्न प्रकार के गैस, सीधा कहिए ना, विभिन्न प्रकार के गैस। हवा में तो सब आ गया, हवा हो गया, पवन हो गया, वायुमंडल हो गया, तीन एक चीज हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ गैस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा आता है सूर्यातप। तो फिलहाल सूर्यातप में आपतन कोण और वितरण कोण को छोड़ दीजिए, इसको लीजिए पृथ्वी का उष्मा बजट। सिलेबस देखिए कितना अच्छा दिया, पहले वायु आया, फिर पृथ्वी का, फिर क्या लिखा? वायुमंडल का गर्म एवं ठंडा होना। तो वायुमंडल का गर्म एवं ठंडा होना, यही हमारा जलवायु परिवर्तन है ना, जो हमारा वायुमंडल है इस समय। तो वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना ही हमारा जलवायु परिवर्तन है। समझ गए आप? चलिए अगला देखिए टेम्परेचर। अब यहाँ भी दिया संचालन, संवहन, अभिवहन, इसको थोड़ा छोड़ते हैं, बाद में हम लोग अंदर देखेंगे क्या है। तापमान, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। अब क्वेश्चन देखिए आपको ऐसे ही कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जस्ट यही से उठा के कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। पता चला कुछ क्वेश्चन इस पे पूछा है और आप डिफाइन कर रहे हैं क्लाइमेट को, अलग हो जाएगा ना। तो यही देखिए फिर क्या लिखा है कि तापमान का वितरण, क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण। अब ये बताइए, अगर तापमान से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तापमान के वितरण पे, तो वहां पे आप एक पॉइंट इस तरीका से क्षैतिज वितरण, और एक तरीका आप यहाँ से ऊर्ध्वाधर वितरण बना के इसका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट लिख सकते हैं, और इसका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो ये कितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। हाँ, विथ एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बताइए, तो हम ये कह रहे हैं ना कि आप सपोज कि अगर ऐसे आपसे पूछता कोई तापमान के वितरण को प्रभावित करने या तापमान का वितरण, तो आप सिंपल क्या करते? पहला पॉइंट लिखते, फिर दूसरा पॉइंट लिखते, तीसरा पॉइंट लिखते, एक ये प्रेजेंटेशन आपके सामने होता। और अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते तो यही प्रेजेंटेशन देते, और अगर आप ध्यान से पढ़े तो आप एक ये प्रेजेंटेशन दे रहे, एक क्षैतिज वितरण और एक ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक। अब यहीं पे देखिए, यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन हम आपको बताते, यहीं पे दिया है कि प्रभावित करने वाले कारक, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। तो आप पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे आप लिखें पहला पॉइंट में इस तरीका से कि क्षैतिज तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, उसके 4 पॉइंट या 3 पॉइंट, और दूसरा आप सब हेडिंग बनाए फिर कि ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, हो जाएगा ना। तो इससे अच्छा होगा खराब होगा? इस पे 1 नंबर तो बढ़ ही जाएगा ना। हाँ वही आपको क्या करना, मार्क्स ही तो गेन करना है ना, ठीक है। तो ये से ही अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी बेहतर प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं और काफ़ी शानदार आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि क्षैतिज ऊर्ध्वाधर तापमान को ठीक है। उसके बाद है तापमान व्युत्क्रम। तो तापमान व्युत्क्रम से भी कई बार सवाल पूछा गया, इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जेंस,
कि जैसे सामान्यतः क्या होता है कि अगर हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है और ऊपर जाने पर घटता है, ये सिंपल है। तो तापमान व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हम जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है, उसी को कहते हैं तापमान व्युत्क्रम। तो कई बार इस पे सवाल पूछा गया है, उल्टा, इन्वर्जेंस। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आता है हमारा वायुदाब, वायुदाब पेटियाँ, वायुदाब पेटियाँ और पवने। अब हम आप लोग को पहले भी बताए थे पवन कितने तरह के होते हैं। हाँ, पवन कितने तरह के होते हैं? हाँ, पवन बोलते हैं। पवन कितने प्रकार के होते हैं बताइए? हाँ, ये कौन सा पवन होता है भाई? तो लोकल विंड या ट्रेड विंड क्या हो गया भाई? पवन तीन तरह के होते हैं, एक भूमंडलीय पवन, एक मौसमी पवन, एक स्थानिक पवन। वो इसके अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऐसी देखिए स्पेसिफिक पूछ सकता है कि भूमंडलीय पवनों की विवेचना कीजिए, तब उस जगह आपको पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि मौसमी पवनों का आप डिफिनेशन कीजिए या विवरण दीजिए, आलोचना कीजिए, या मौसमी पवन जलवायु परिवर्तन में कहाँ तक सहायक है, तो मौसमी पवन में आता है आपको हमारा जो मानसून इंडिया में चलता है। लू स्थानिक पवन है, ठीक है, मानसून की एक मौसम के अनुसार ही पवन चलती है। ठंडी का मौसम आया तो पवन ऐसे चलने लगी, गर्मी का मौसम आया पवन ऐसे चलने लगी। और स्थानिक पवन में आ जाएगा जो हमारा भारत का लू है, ठीक है, अमेरिका का चिनूक है, हरमट्टन है, मिस्ट्रल है, तो ये सारा पवन हो जाएगा स्थानिक पवन में, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आपसे यही पूछे, देखिए यही अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता अभी पवन कितने प्रकार का होता है, आप लोग नहीं बता पाए। अब कोई लड़का लिखा पवन कितने प्रकार का होता है उसकी विवेचना कीजिए, क्वेश्चन आया, उन्होंने पहले लिखा कि पवन तीन प्रकार के होते हैं, एक भूमंडलीय होता है, मौसमी होता है, एक स्थानिक होता है, ठीक। और फिर भूमंडलीय पवन के अंतर्गत ये पवन आते हैं, फिर मौसमी पवन के अंतर्गत ये पवन आते हैं, और स्थानिक पवन के अंतर्गत ये पवन आते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन की डिमांड पे ही आंसर लिखा जाता है। अगर आप डिमांड पे आंसर नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा संकट उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, इसको समझ गए। अब देखिए तो उसके बाद क्या कहता है यहाँ पे, फिर वायु राशियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ सवाल पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एवं वाताग्र, तो ये उष्ण कटिबंधीय एवं बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यहाँ पे देखिए दो चक्रवात, तो बहिरुष्ण को ही हम लोग कहते हैं शीतोष्ण, इसी को हम लोग शीतोष्ण कहते हैं। और इन दोनों से तो इतने बार सवाल पूछे गए हैं, इतने बार सवाल पूछे गए हैं कि बता नहीं सकते हैं। हाँ, पीटी में भी कई बार, बहुत बार सवाल पूछा गया है, ठीक है। जैसे पीटी में वो क्या करेगा, मिलाने के लिए दे देगा स्थानिक पवन और किस देश का है वो दे देगा, या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कौन कौन से कारण हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन कारण है, 1 2 3 कौन से सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, या 1 2 3 तीनों सही है। तो ज्योग्राफी पीटी में काफ़ी डीप सवाल पूछता है, इतना सुपरफिशियल सवाल ज्योग्राफी में पीटी में आता नहीं है, ठीक है, समझ गए। अगला हमारा आता है वर्षण, वाष्पीकरण, संघनन, ओस, पाला, धुंध, कोहरा, मेघ। अब देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पे, वर्षण, वर्षण लिखा है ना, प्रेसिपिटेशन इसको कहा जाता है इंग्लिश में। ये कितने, देखिए क्या हो गया, ओस, पाला और एक वर्षा। वर्षण तीन तरह के होते हैं, ठीक है। वर्षा तो सिर्फ वो होता है रेन, जो सिर्फ बारिश होता है, तो वर्षण और वर्षा दोनों अलग अलग होता है। और फिर लिखा है यहाँ पे देखिए वर्षा के प्रकार एवं विश्व का वितरण। तो ये बताइए कि वर्षा कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे नहीं दिया है, एक बार ऐसे पूछ लेते हैं, वर्षा कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। हाँ बताइए। हाँ ठीक है, वर्षा तीन प्रकार का होता है, एक संवहनीय वर्षा होता है, एक पर्वतीय वर्षा होता है, और एक चक्रवातीय वर्षा होता है। वर्षा भी तीन प्रकार का होता है,
ठीक है, चलिए। फिर है कि विश्व में वर्षा का वितरण, और अगला आता है आपका विश्व जलवायु, जलवायु का वर्गीकरण, जो हमारे कोपेन से आपको कई बार पीटी में भी पूछा जाता है। और मेंस, हाँ ये बताइए क्या आप जानना चाह रहे हैं? किसका? जी आप आगे पढ़ेंगे ना, आप शांत रहिए अभी, ठीक है। फिर हमारा आता है ग्रीन हाउस प्रभाव, भूमंडलीय ऊष्मन और जलवायु परिवर्तन। अब इसका जो है एक टॉपिक इसमें बहुत बढ़िया वाला मिसिंग है, वो क्या मिसिंग है बताइए तो? एक टॉपिक इसमें मिसिंग है क्लाइमेट में, तो वो क्या मिसिंग है? वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन लिखा है भाई लास्ट में, क्या? भारतीय जलवायु काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन वो नहीं, इसमें देखिए मानसून का ही नहीं लिखा है, ठीक है, और मानसून बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने आपको यहाँ मौसमी में जब बताया था, मानसून हमने लिखा था ना, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस हमारा। सिलेबस को समझ गए? इसको याद रखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन तो आपका यूं ही पर आंसर का प्रेजेंटेशन तो यूं ही बदल जाएगा, ठीक है। कि तापमान पर अगर क्वेश्चन पूछा है तो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले, तो किस तरह का हमारा प्रेजेंटेशन होगा। अगर सपोज कीजिए कि सिर्फ वायुमंडल ही क्वेश्चन पूछ दिया कि वायुमंडल पर शॉर्ट नोट्स लिखें, क्वेश्चन आ गया 8 नंबर में कि दिया 10 नंबर में वायुमंडल पर शॉर्ट नोट्स लिखें, तो देखिए यही संगठन, संरचना, मौसम, जलवायु, यही 4 पॉइंट आप बना सकते हैं कि वायुमंडल है क्या, संगठन उसका क्या है, उसकी संरचना क्या है, वो मौसम को कैसे प्रभावित करता है, और वो जलवायु कैसे प्रभावित करता है। तो ये अगर याद रहा तो काफ़ी सारा काम आपका यहाँ से चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्चुअल सिलेबस पे, एक्चुअल प्रश्न पे, और क्या इसमें दिया हुआ है जलवायु के बारे में, ठीक है। आइए, ये देखिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। हमने पहले ही बताया था कि क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है, उसको छोड़ दीजिए, भोजन पानी सब जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे है कि इसमें मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसों जैसे ऑक्सीजन, पौर पौधे जीवन के कार्बन ऑक्साइड पैदा, वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह के 32 किलोमीटर ऊंचाई तक ही स्थित है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि कुल वायु जितना हमारे धरातल पर है, ऐसे ही पृथ्वी पर वायुमंडल टिका कैसे है, मतलब है कैसे। क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पर वायुमंडल कैसे है? ड्यू टू ग्रेविटी, सही है भाई। अगर ग्रेविटी पृथ्वी में नहीं होता तो वायुमंडल कब का उड़ चुका होता और आदमी खुद उड़ने लगता, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग पृथ्वी पर टिके हुए हैं। अब द्रव्यमान आपने पढ़ा होगा जब वायुमंडल का, तो हम क्या पढ़ते हैं, क्षोभ मंडल स्टार्टिंग में आता है, समताप मंडल आता है, मध्य मंडल आता है, अयन मंडल आता है और बहिर्मंडल आता है, यही आता है ना, ठीक है। तो क्षोभ सीमा हमारे वो कितना किलोमीटर तक है? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल कितने किलोमीटर तक होता है? कहाँ पढ़ते हैं आप जी? क्षोभ की औसत ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर, बट ये जो हमारा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है, और ये ध्रुव पर 8 किलोमीटर होता है, पोल पे 8 किलोमीटर होता है, पोल पे, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम है तो हवा गर्म होकर बहुत ऊपर उठ नहीं पाती है, ठीक है। लेकिन एक वहाँ पे, हाँ, और इक्वेटर पे टेम्परेचर अधिक है, इसकी वजह से हवा गर्म होकर ऊपर तक उठ जाती है, तो औसत इसका 13 किलोमीटर माना गया है, लेकिन इक्वेटर पे ये 18 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे अगर इससे बात करें तो जो हमारा ये है समताप मंडल, ये कितना किलोमीटर तक होता है? समताप मंडल कितना किलोमीटर तक होता है? 50, 80 किलोमीटर तक ये होता है, और ये 400 होता है, तो 50 किलोमीटर तक होता है हमारा कौन सा? समताप मंडल।
तो अब देखिए समताप मंडल में हमारा एयर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। इसी वजह से जब कोई और हमारा जो प्लेन है, प्लेन समताप कहाँ उड़ता है, समताप में उड़ता है ना, इसीलिए प्लेन में कोई भी आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नहीं जाता है। और हम लोग कहते हैं जो हमारा ड्रोन होता है, ड्रोन को UAV भी कहा जाता है ना, UAV कहा जाता है ड्रोन को, UAV। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अभी 3 दिन पहले गुजरात में काफ़ी चला है चर्चा कि UAV का फुल फॉर्म क्या होता है? UAV का सवाल हम UPSC मेंस 2023 में पूछा हुआ है। क्या 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 कहा जाए आप लोग को, ये बताइए। हाँ, तो गूगल पे देख के अनमेन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, ठीक है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, ये होता है। तो चूंकि ये बहुत अधिक ऊंचाई तक ड्रोन नहीं जाता है ना, ड्रोन की अपनी जैसे मान चलिए कि हमारा रॉकेट है, रॉकेट पृथ्वी की कक्षा से बाहर चले जाता है। ये इतनी अगर हम कोई सैटेलाइट भेजते हैं तो पोलर अर्थ में भी जाता है, तो काफ़ी किलोमीटर ऊपर जाता है। तो फिर भी हम इसको एरियल व्हीकल क्यों कहते हैं? तो ये इतनी ऊंचाई तक नहीं जाता है, इसकी ये वहीं तक उड़ता है जहाँ तक हवा होता है। नहीं, एरियल एरिया भी डिसाइड है, इसका क्षेत्रफल जो बता हमें, वो ये अधिक ऊंचाई तक नहीं जाता है ना। ड्रोन का एक अपनी सीमा है, वो 200 300 400 500 मीटर ऊंचा जाता है, इससे अधिक ऊंचाई तक नहीं जाता, इसलिए इसका नाम रखा गया है अनमेन्ड एरियल व्हीकल, कि जो हवा में ही चलता है। और जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आखिर वो 125 किलोमीटर ऊपर क्यों बनाया गया है? या बहुत सारा हमारा टेलीस्कोप होता है जिसको ऊपर में लगाया जाता है, इसलिए कि हवा हमारा इतना ही तक है। तो इससे ऊपर जो भी किरणें आती है ना, सूरज की जो भी पराबैंगनी किरण हो या अन्य जो भी रेज आती है, रेडिएशन आता है, वो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें किसी तरह कोई पोल्यूशन का मिक्सचर नहीं होता है। तो यही रीज़न है कि हम किसी भी सैटेलाइट को थोड़ा ऊपर भेजते हैं, या हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो हम उसको अंतरिक्ष में बनाए हैं, ताकि हम उसको एग्जैक्ट रीड कर पाए कि ये है क्या। समझ गए इसको? ऐसी चीज़ें जुड़ते जाती है, कोई बात नहीं है। चलिए आगे हम अगर इसको देखें तो ये समझ गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको वायुमंडल का संगठन। तो संगठन में देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैस, जलवाष्प, धूलकण। अगर वायुमंडल के संगठन पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप लिख सकते हैं इस 3 को एक्सप्लेन करके। तो जलवाष्प कैसे होगा वायुमंडल में, ये बताइए, जलवाष्प कैसे होगा? जो यहाँ पे जलवाष्प लिखा है, तो वायुमंडल में जलवाष्प कैसे होगा? तो वायु में ही रहता है, बात सही है। तो वायु में जल, तो वायु जो है हमारा, और धूलकण हमारा क्या हो गया, ठोस, काफ़ी सारा डस्ट रहता है। इसीलिए कहीं कि आपको मिल जाएगा कि वायु जो है ना, ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण है, इसीलिए कहा था। चूंकि द्रव हमारा जलवाष्प हो गया, धूलकण हो गया ठोस, और ये हो गया हमारा गैस, तो है ही है। और पृथ्वी पर, ठीक है, सबसे अधिक कौन सा ग्रीन हाउस गैस है वायुमंडल में? सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, किसकी मात्रा सबसे अधिक है? कौन? नाइट्रोजन, वाटर वेपर, जलवाष्प, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है जी। वाटर में हमने कहा सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस, मैंने पूछा था जलवाष्प। ये पीटी में कई बार पूछा गया, सब कार्बन डाइऑक्साइड लगा के चले आता है जो नहीं जानता है। जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये हानिकारक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ये जो ग्रीन हाउस गैस है ये हानिकारक नहीं है, इसका ये बेनिफिट है, ठीक, समझ गए। लेकिन जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है, और सबसे अधिक मात्रा इसी की है वायुमंडल में। तो जलवाष्प को हम ग्रीन हाउस गैस के ऊपर की श्रेणी में क्यों रखते हैं? हाँ, श्रेणी में क्यों रखते हैं? हाँ, इसके 2 कंडीशन है, ठीक बोले आप। एक तो ये हो गया कि जलवाष्प अगर बादल बना लिया तो जब ऊपर में बादल होगा तो जो पार्थिव विकिरण हमारा जगह उसको जाने नहीं देगा अंतरिक्ष में,
और दूसरी बात है कि जब पृथ्वी से दीर्घ किरणें निकलती है, जिसको हम लोग दीर्घ विकिरण कहते हैं, तो ये जलवाष्प उसको अवशोषित कर लेता है। इसी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। इसीलिए इसको वाटर वेपर को ग्रीन हाउस गैस में रखा गया है, यही एक रीजन है। तो ये कई बार क्वेश्चन पीटी में पूछा है कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो वो जलवाष्प है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए एनसीईआरटी में पूरा एग्जैक्ट लाइन लिखा हुआ है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प सभी 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक ही सीमित हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगा। हाँ, और ऑक्सीजन यहाँ पे से नगण्य हो जाता है, इसके ऊपर नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि समताप मंडल जो हमारा है, जो ऑक्सीजन O3 से बना हुआ है, वो 50 किलोमीटर पर ही है। समताप मंडल हमारा यहीं पे है। समझ गए इसको? इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये आप, अगर ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि वायुमंडल का संगठन, तो आप लिख लेंगे अब कि वायुमंडल गैस जलवाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण है। सारणितना में हवा में उपस्थित गैसों का विवरण दिया गया, वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती है। और इस तरीक़ा से वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, देख लीजिए लिखा हुआ वायुमंडल का स्थानीय गैस कौन कौन सा गैस है। तो वायुमंडल के संगठन पर अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप लिख लेंगे। आप एक एक पॉइंट को अलग अलग एक्सप्लेन कर देंगे। गैस को अलग एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन से गैस हैं। जलवाष्प को अलग एक्सप्लेन करेंगे। और तीसरा पॉइंट धूलकण, धूलकण जैसे गाड़ी से धूलकण निकलती है, इंडस्ट्री से धूलकण निकलता है, तो लिख लीजिए इसको। इस गैस को और जब हम भूप्रपट्टी में पढ़ते हैं, करस्ट में अगर हम पढ़ते हैं, तो करस्ट में सर्वाधिक कौन सा गैस होता है भूप्रपट्टी में? हाँ, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक ऑक्सीजन होता है, और जबकि वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो मानव जब सांस लेता है तो नाइट्रोजन गैस अंदर जाता है कि नहीं जाता है? हाँ, बिल्कुल जाता है, लेकिन नाइट्रोजन गैस का उपयोग नहीं होता है। ऑक्सीजन का उपयोग करके नाइट्रोजन को फिर हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, 4% होता है नाइट्रोजन, हमारे साइड में 4% जाता है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे देखिए, ये समझ गए आप कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, हम कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से, इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण गैस है। इसको वहाँ पे कंप्लीट, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। ये क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछ सकता है, वो हम समझा देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पीटी में आ सकता है ये। आप कुछ बता सकते हैं इसके विषय में रवि, कि ये जो लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज द ट्रांसपेरेंट ऑफ सोलर वेव रेडिएशन, आप कुछ बताइए, इस पे प्रकाश डालें। ठीक है, चलिए देखिए हम बताते हैं। ये हमारा पृथ्वी का धरातल है, आप मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये हमारा सूरज है, इसको आप सन मान लीजिए। और इस बीच में हमारा क्या है, वायुमंडल है। ठीक है, अब यहाँ से सौर विकिरण आया, तो इसमें CO2 भी है, तो ये CO2 इस सौर विकिरण को आने देता है पृथ्वी पर। ठीक है, और पृथ्वी जब गर्म होती है, कोई भी पदार्थ अगर गर्म होता है तो वो भी विकिरण छोड़ता है। तो पृथ्वी से जब विकिरण जाता है, तो ये CO2 क्या करता है, इसको अवशोषित कर लेता है इसको। इसीलिए देखे हैं, आप सुनते हैं पर्यावरण चैप्टर में या ज्योग्राफिक चैप्टर में, कि CO2 क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा
इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि ये जो हमारा बाहर चले जाना चाहिए था टेम्परेचर, उसको जाने नहीं देता है CO2। इसीलिए लिखा है कि जो सौर विकिरण जो सूर्य से आ रहा है उसको तो आने देता है, उसके लिए पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब क्या है कि हम आर पार देख सकते हैं, आर पार जा सकते हैं। और अपारदर्शी का मतलब क्या है, जैसे दीवार, हमारा दीवार क्या अपारदर्शी है, जबकि शीशा क्या है, पारदर्शी है। तो ये CO2 इसी के लिए जो है ना, ये इसका अपारदर्शी का काम करता है, दीवार का काम करता है। इसी वजह से कहा जाता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कीजिए। जो जलवायु परिवर्तन का इतना सारा प्रोटोकॉल चलता है, इतनी सारी बैठकें होती है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2070 तक हम क्या करेंगे, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। भारत सरकार का लक्ष्य है। और बिहार सरकार का लक्ष्य कब तक है 2040। तो अब देखिए 2040 तक अगर कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, तो जो पार्थिव विकिरण हमारा है वो निकल जाएगा वायुमंडल में, तो टेम्परेचर फिर नहीं बढ़ेगा वायुमंडल का, और जलवायु परिवर्तन फिर नहीं होगा। नहीं, हमने ये कहा कि जब हम कार्बन न्यूट्रल 2070 तक या बिहार सरकार 2040 तक हो गया, तो वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो जो ये विकिरण को अवशोषित करता है, फिर इसको अवशोषित नहीं करेगा ना, ये फिर ऊपर चले जाएगा। तो फिर इसका टेम्परेचर जो वायुमंडल का बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा ना, तो नहीं बढ़ेगा तो जलवायु परिवर्तन हमारा नहीं होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम बताए थे। हाँ, जो पृथ्वी जो रिटर्न करता है ना, इसको बोला जाता है पार्थिव विकिरण। पार्थिव का मतलब पृथ्वी होता है। हाँ, ये क्वेश्चन पीटी में BPSC पूछा है कि जलवायु परिवर्तन के कौन से कारण है या कोई कुछ। हाँ, वायुमंडल किससे गर्म होता है, सौर विकिरण से या पार्थिव विकिरण से। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सौर विकिरण लिखा, तो सौर विकिरण का मतलब सूर्य, और पार्थिव विकिरण का मतलब होता है पृथ्वी। और इसका दूसरा नाम भी है, सौर विकिरण को हम लोग कहते हैं लघु विकिरण, ये याद रखिएगा। ऐसा ना कि आपको ये दे दे और आप कंफ्यूज हो जाए। इसको कहते हैं हम लोग लघु विकिरण, और पार्थिव विकिरण कहते हैं दीर्घ विकिरण। तो यही दीर्घ विकिरण जो है ना ऑप्शन में दिया हुआ था, और बहुत लड़का लघु विकिरण लगा के आ गया था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। समझ गए क्या? हाँ, लॉन्ग, इसको लॉन्ग वेव कहा जाता है, उसको शॉर्ट्स वेव कहा जाता है। ठीक है, तो इसको लॉन्ग वेव और शॉर्ट्स वेव क्यों कहा जाता है? हाँ, देखिए ये क्या है ना, जो हमारा सूरज है, तो सूरज में टेम्परेचर बहुत अधिक है ना, तो विकिरण फटाफट निकलता है, एक निकला फिर दूसरा तीसरा, फटाफट फटाफट निकलता है। इसीलिए कहा कि इसके जो लघु है, और जो पृथ्वी उतना गर्म नहीं है। एक विकिरण निकला, फिर इसके 5 मिनट के बाद कोई दूसरा निकलेगा, कोई 7 मिनट के बाद निकलेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है दीर्घ तरंगे, कि समय समय बाद निकलती है। समझ गए इसको? चलिए, अब देखिए यहाँ पे फिर क्या लिखा है, यहीं पे देख लीजिए, लिखा हुआ है कि सौर विकिरण के अंश को सोख लेती है। पूरा एक्सप्लेन किया हुआ जो हम अभी समझा चुके हैं कि सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरीका से उत्तरदायी है। ठीक है, अब जलवायु परिवर्तन में आप लिख रहे, एक पॉइंट आपको यहाँ से मिल गया। फिर लिखा है कि दूसरी गैसों का आयतन अस्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन के जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। आप जानते हैं सब आदमी, इंडस्ट्रीज कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसने हवा के तापमान को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, और पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन पाया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जो समताप मंडल हमारा है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर जो दिया है, 10 किलोमीटर आपको दिया है ध्रुव के लिए, क्योंकि वहाँ पे 8 किलोमीटर तक ही जो है क्षोभ मंडल होता है, और 50 दिया आपको इक्वेटर रीजन के लिए, विषुवत रेखा क्षेत्र के लिए। ठीक है, और यहीं पे लिखा हुआ है कि यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है, किसके लिए? सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। देख लिया यहाँ पे, सूर्य से निकलने वाली किरणों को अवशोषित कर लेती है और रक्षा करती है। ठीक,
तो यही पे एक हो जाए हमारा कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बना हुआ है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए बनाया गया। कन्वेंशन कौन सा था? नहीं, कन्वेंशन का नाम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन वियना कन्वेंशन था ना। वियना कन्वेंशन, उसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। ठीक है। और देखिए कई बार एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो हमारा ये ओजोन परत है, ये ओजोन परत अपने आप बनता भी है और अपने आप टूटता भी है। तो टूटता बनता कैसे, हम वो दिखाए थे एक बार बोर्ड पे कि ये हमारा O3 इसका फॉर्मूला होता है। जब पराबैंगनी किरणें इस पर आती है तो ये O2 और प्लस O में टूट जाता है। ठीक है। और फिर दूसरा क्या होगा, फिर दूसरा भी O2 प्लस O में टूटेगा। तो ये इसको तोड़ दिया और फिर ये O2 इसके साथ मिलके O3 बना लेता है और ये इसके साथ मिलके O3 बना लेता है। तो ये कंडीशन पहले चल रहा था, लेकिन ओजोन होल जो हुआ, जो छिद्र हुआ, वो इसलिए हुआ कि इस O2 को यहाँ मिलना चाहिए था इस ऑक्सीजन से, लेकिन ये O2 इस ऑक्सीजन से ना मिलके जो क्लोरीन है या ब्रोमीन गैस जो हमारा वायुमंडल में गया, CFC गैस, HFC गैस, ये इनसे मिल गया। तो ये बना लिया O2Cl। ठीक है, या ClO2। तो ये क्लोरीन इसके साथ मिल गया, यही हो गया हमारा ओजोन होल, ओजोन छिद्र। तो इसी को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया और काफ़ी हद तक कम भी हुआ है। इसलिए देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारा फ्रिज में यूज होता था उसको चेंज किया गया है। समझ गए? चलिए अब हम लोग आगे पेज पे चलते हैं। अगला पेज पे क्या है भाई? चलिए, वाटर वेपर, जलवाष्प, इसको पढ़ें जरा थोड़ा सा, फिर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शब्द क्या लिखा है कि ऐसी परिवर्तनीय गैस है। इस शब्द को आप ध्यान रखेंगे कि जलवाष्प वायुमंडल उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है तथा गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंध में या हवा के साथ आयतन का 4% होता है। तो ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए था। और जबकि ध्रुवों और ठंडे रेगिस्तानों में शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन का मात्र 1% से भी कम होता है। और विषुवत वृद्धि से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। ये क्वेश्चन पीटी में लाइन में पूछ सकता है कि कौन से कथन सत्य, कथन एक में ये दे सकता है कि बढ़ती है, घटती है। तो क्यों वहां पे घटेगा? मतलब विषुवत रेखा की तरफ से हम अगर ध्रुव की तरफ जाएंगे जलवाष्प की मात्रा कम क्यों होगी? टेम्परेचर नहीं है भाई, वहां पे टेम्परेचर होगा तभी तो वाष्प बन के उड़ेगा ना। टेम्परेचर ही नहीं है तो वाष्पीकरण नहीं होता है। और इक्वेटर पे टेम्परेचर बहुत अधिक है। चलिए यहाँ देखिए हम बता चुके हैं, एक तरफ जलवाष्प की मात्रा सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है। जलवाष्प हम बता चुके हैं पहले, ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प एक महत्वपूर्ण चीज है। तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करते, सूर्य से भी आने वाले को, पृथ्वी से भी आने वाले को एडॉप्ट कर लेती है। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होने देती है। जलवाष्प वायु को अस्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देता है। ठीक है, अब देखिए जलवाष्प तो आज से पृथ्वी पर नहीं है ना, जब से पृथ्वी बनी तब से है। लेकिन हमने क्या किया, CO2 की जो मात्रा थी उसको इतना अधिक बढ़ा दिया CO2 वाले को कि जलवायु परिवर्तन की कंडीशन आ गई। तो ग्रीन हाउस गैस समझ गए, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, पहले भी बता चुके, यहाँ लिखा हुआ है। और CO2 की मात्रा हमने काफ़ी अधिक बढ़ा दिया, इस वजह से हमारा जलवायु परिवर्तन हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम आपको क्या बताए थे कि स्टार्टिंग में सिलेबस में कि जलवायु के संगठन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछे, वायुमंडलीय गैस जलवाष्प लिखा हुआ है, गैस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, चलिए जलवाष्प को डिफाइन किया हुआ है, आप कर सकते हैं। धूलकण को डिफाइन किया हुआ है, पढ़ लीजिए इसको आराम से, क्या क्या आता है देख लीजिए। कणों को भी रखने की विभिन्न स्रोतों से समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल, उल्काश, टूटे हुए कण से निकले धूलकण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं। फिर इन्हें संवहनी वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जाता है। ठीक है, उसको तो ये, हाँ ये हम बताए थे, लेकिन ये आप समझ गए ना। संवहनीय का मतलब होता है कि जब हवा नीचे से ऊपर जाती है,
ऊपर से नीचे चलती है या क्षैतिज चलती है, तो धूलकण क्या करता है, कभी नीचे से कभी ऊपर कभी बाहर से इधर ले जाता है। उसी को लिखा है संवहनीय वायु प्रवाह। नीचे से हवा ऊपर जो जाती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में सिलेबस में देखा था कि हवा का दो प्रवाह है, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। तो जब ऊर्ध्वाधर हवा ऊपर उठेगी ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं संवहनीय वायु प्रवाह। चलिए, अब हो गया हमारा संवहनीय वायु प्रवाह। इन्हें काफी ऊंचाई तक लिखा ना, ऊंचाई तक ले जाती है, नीचे से ऊपर तक। और धूल कणों का सबसे अधिक जमा उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा कारण होता है। ये क्यों होता है ये बताइए। धूल कणों का सबसे अधिक जमा उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश में होती है। हाँ, उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश में होती है धूल कणों का अधिक जमाव। ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन, ड्यू टू ड्राई व्हील्स मतलब हाँ देखिए, उधर हवा सूखी, इधर क्या जैसे हमारे देखिए अभी दिल्ली में देखे होंगे, जब कहता है कि दिल्ली में टेम्परेचर सॉरी प्रदूषण बढ़ गया तो कृत्रिम बारिश करवा दो। तो क्यों ये सुझाव दिया जाता है। और आप देखे होंगे कि गाछ वृक्ष को धोया जाता है पानी से, देखें कभी दिल्ली में धोते हुए। तो क्यों क्यों ऐसा किया कि यह कृत्रिम वर्षा का थ्योरी क्यों दिया जाता है, कृत्रिम वर्षा करवा दीजिए। हाँ, तो वर्षा क्या करता है ना, आप देखिए कभी जब वर्षा होता है तो आसमान साफ दिखने लगता है। तो इस इलाका में जो बारिश होती है ना, तो धूलकण को जमीन पे लेके चले जाता है। लेकिन उपोष्ण कटिबंध में या शीतोष्ण में बारिश अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, एक पवन का भी कॉन्सेप्ट है, पछुआ पवन का, वो अभी नहीं समझ में आएगा, अभी इतना समझ लीजिए कि इस इलाका में बारिश कम होती है और इक्वेटोरियल इलाका में बारिश अधिक होती है। तो जहाँ बारिश अधिक होगा वहाँ क्या होगा, धूलकण को जमीन में बैठा देता है और उस इलाका में नहीं बैठता है। तो समझ गए। अब क्या देखिए, ये जो कण है ना, ये धूलकण, ये क्या काम करता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में धूल होते, धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते, जिसके चारों तरफ जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करता है। यानी मेघ का मतलब क्या हो गया, तो बादल फॉर्मेशन आप समझ गए। ये एक धूलकण है, हवा में घूम रहा है, जलवाष्प गया, कुछ जलवाष्प इस पे चिपका, कुछ इधर चिपका, कुछ इधर चिपका, चिपकते 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 ये एक बादल का रूप ले लिया। ठीक है, और हवा के पास जब तक ये कैपेसिटी होती है उस बादल को टांग के रखे, तब तक टांग के रखता है। और जब हवा के पास वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो ये फिर बारिश के रूप में नीचे गिर जाता है। जैसे देखिए, हवा अगर कोई चीज़ को हवा ऊपर उड़ा ले जाती है तो उसकी अपनी एक क्षमता है। तो अगर ये हल्का वजन में है इसको तो गिरने नहीं देगा, लेकिन जब ये वजन इसका बढ़ जाएगा, हवा नहीं संभाल पाएगा, तो ये नीचे आएगा। तो नीचे आते आते टेम्परेचर के संपर्क में जैसे ही आता है, बादल पिघलने लगता है और बारिश